प्रिय विद्यार्थियों, आज का समाचार पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से काफी मायने रखता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को, सीजीपीएससी में निबंध लिखने वाले विद्यार्थियों को इन समाचारों का विश्लेषण और समझ बढ़ानी आवश्यक है। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये जीएस के सामान्य दृष्टि से तो एक छोटी सी बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और वहां के राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडेस याद कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ क्या हैं? तो देखिए, तुर्की की दुखती रग पर हाथ, इस चीज को समझना है कि हमने साइप्रस की यात्रा क्यों की और साइप्रस की यात्रा के हमारे निहितार्थ क्या है, समझिएगा। कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रपति एर्दोगन के बयानों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन का दिया करारा जवाब। साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन कर पीएम मोदी ने तुर्की की दुखती रग पर रखा हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस यात्रा के दौरान द्वीप देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन कर पाकिस्तान के अजीज दोस्त तुर्की की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप यदि घटनाओं को सही तरीके से समझते होंगे तो तुर्की में जब प्राकृतिक विपदा आई थी, भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हम सबसे शीघ्रता से उसकी मदद के लिए आगे बढ़े थे और उस ऑपरेशन दोस्त के बदले में तुर्की ने पाकिस्तान को मदद दी। जब पहलगाम घटनाक्रम हुआ तो पाकिस्तान ने बौखलाकर भारत पर ड्रोन हमला किया और वो ड्रोन उसको प्रोवाइड करने वाला देश कौन सा था? तुर्की था। तो हमने अब तुर्की से दोस्ती का हाथ छोड़ दिया। अब हम तुर्की को बताना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम भी उसे परेशान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ निकोसिया का दौरा करते वक्त वहां के पहाड़ों की ओर देखकर कहा, इस चित्र को देखकर ध्यान से समझिएगा, कि भारत साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन करता है। यानी भारत किसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और खासकर क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है? साइप्रस की। मोदी की यह बात साइप्रस वादियों को याद दिलाते हैं कि उनके देश का एक बड़ा हिस्सा 1974 से तुर्कियों के कब्जे में है। तुर्की के यानी साइप्रस पर तुर्की ने अब अपना अधिकार रखा है। साइप्रस 1974 से विभाजित है जब तुर्की ने द्वीप पर आक्रमण किया था। साइप्रस का उत्तरी भाग तुर्की के नियंत्रण में है। अंकारा इसे तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस बताता है, जबकि भारत समेत बाकी दुनिया इस हिस्से को साइप्रस गणराज्य मानता है और पूरे द्वीप पर उसकी संप्रभुता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन लाइन का भी दौरा किया। यह हिस्सा संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियंत्रित 180 किलोमीटर लंबा विसैन्यीकृत बफर जोन है जो दोनों भागों को अलग करता है। ग्रीन लाइन पर साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना गश्त करती है ताकि किसी भी संभावित स्थिति को रोका जा सके। अब मोदी ने जो साइप्रस की यात्रा की है, हमारे प्रधानमंत्री की किसी भी देश की यात्रा बहुत गंभीर उद्देश्यों को लेकर के होती है। मोदी ने जो साइप्रस यात्रा की है उससे 3 रणनीतिक पहलू सजते हैं। पहला, भारत साइप्रस मित्रता। क्यों? साइप्रस की भूमध्य सागर में स्थिति इसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही है भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा, तुर्की साइप्रस तनाव और तीसरा, यूरोपीय संघ में साइप्रस की भूमिका। तो इस न्यूज को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एक छोटा सा वन लाइनर फैक्ट आपको इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित याद करना है। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से दिया इस्तीफा। वैसे आप जानते होंगे इसको, फिर भी याद रखें कि G20 के शेरपा कौन थे या अमिताभ कांत किस पद पर रह चुके थे। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 45 वर्ष की अपनी सरकारी सेवा के दौरान कई कार्यभार संभाले। केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कांत को भारत के G20 अध्यक्ष पद संभालने से कुछ महीने पहले जुलाई 2022 में भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा G20 शेरपा क्या होता है और इस पद पर इन्हें क्यों नियुक्ति दी गई थी, कैसे ये जी शेरपा बने थे और अब ये उस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में
अभी आया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, पर फिर भी याद रखिएगा ग्रे लिस्ट क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में तो आते हैं, सीजीपीएससी भी पूछ दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। या कभी भी जब आप आतंकवाद पर निबंध लिखेंगे तो इस ग्रे लिस्ट का जिक्र होना चाहिए। यह आतंकवाद से निपटने का एक हथियार है। कोई भी देश यदि आतंकवाद के लिए फंडिंग करते नजर आता है तो उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर देते हैं। पहलगाम हमला बिना आतंकी फंडिंग के संभव नहीं, FATF का कहना है। वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सोमवार को कहती है कि आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए देशों द्वारा लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता पर ध्यान और अधिक केंद्रित किया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने एक बयान में कहा कि पहलगाम में हुआ हमला और हाल में हुए अन्य हमले बिना पैसे और आतंकवादी समर्थकों के बीच धन के हस्तांतरण के बिना नहीं हो सकते। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की फंडिंग से संभावित था। तो ये एक बड़ी बात है। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन किए जाने और हथियारों की खरीद के लिए धन मुहैया कराने को उजागर किया है। तो जो देश ऐसे कार्य करते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। आप फिर से कमेंट करके बताएंगे कि ग्रे लिस्ट में शामिल करने से किसी देश पर कैसे नियंत्रण लगता है, उस देश पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। फिर एक बहुत ही गंभीर सा निबंध है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। कभी भी इजराइल को लेकर के, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इजराइल ईरान संघर्ष, इसको लेकर के मेंस में कभी भी निबंध आ सकता है। अकेला पड़ गया है ईरान, मतलब ईरान पर हमला किसके द्वारा अभी किया जा रहा है, जो नहीं जानते होंगे वो जाने। ईरान पर हमला लगातार इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। आज का नवभारत बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं, इसको जरूर पढ़ें। ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुल्क की तबाही के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने नए फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मई के अंत में तुर्की और ईरान सहित कुछ इस्लामिक देशों की यात्रा पर ले गए। कथित रूप से इस्लामी नेताओं से गले मिलने और चूमने वाले सनकी मुल्ला मुनीर ने ईरानी अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी को एक फैंसी घड़ी भेंट की जिसमें GPS ट्रैकर लगा था। बताया जाता है कि इजराइल ने मेजर जनरल हुसैन सलामी को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यानी उस GPS ट्रैकर के माध्यम से इजराइल ने अपनी क्या की रणनीति को अंजाम दिया। और इसका जिस्ट ये निकल रहा है कि इजराइल अभी कटिबद्ध है कि वो ईरान के जो नाभिकीय अस्त्र, परमाणु अस्त्र से संबंध सैन्य ठिकाने हैं, उन सैन्य ठिकानों को तबाह किए बिना नहीं रुकने वाला है। और ईरान को ऐसा लग रहा था कि वो इस हमले के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर लेगा या उसकी मदद के लिए कोई आगे बढ़ेंगे, पर इजराइल अपने हमलों में आगे बढ़ते जा रहा है और ईरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग हो गया। क्योंकि वीडियो में संक्षिप्त सा बना रहा हूं, इस पर व्यापक चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप इस निबंध को भी जरूर पढ़ें जिससे आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ विकसित हो। फिर एक छोटा सा समाचार और है जिसको आप जानें कि भारत को G7 में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, हमें बार बार आमंत्रित किया जाता है। देखिएगा, G7 सम्मेलन, वैश्विक दक्षिण की आवाज बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कनाडा में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मयी नायक ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार व कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बात रखेंगे। यह वैश्विक सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी और अन्य के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। नाइक ने खास बातचीत में कहा कि कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। भारत लगातार 6वीं बार आमंत्रित देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। यह दुनिया में भारत की बढ़ती साख का प्रतीक है। G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की कई द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16-17 जून तक कनाडा इस किस में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन
महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर विचार के आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करेगा। आप इस चीज को भी समझ रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का नाम आपने सुना होगा। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध बड़े ही तनावपूर्ण हो गए थे। तो ये उस तनावपूर्ण संबंधों को बैलेंस करने की दिशा में कनाडा की तरफ से किया जा रहा एक प्रयास के रूप में भी आप माने। और एक आपको इससे निबंध का टॉपिक मिल रहा है, जातिगत जनगणना। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि हो सकेगा तो मैं आपको जातिगत जनगणना पर निबंध तैयार कराऊंगा। मैं कराऊं या ना कराऊं, इस लेख को पढ़ें और भी ऐसी कई लेख इकट्ठा करें। जातिगत जनगणना, इसका औचित्य, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता, ये आपका एक निबंध बनता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद, कुछ गैप के बाद मैं आपसे मिला हूं। आप इस वीडियो को अपने लिए सार्थक बनाएंगे। जैसे आपको अब कनाडा के शासनाध्यक्ष का नाम याद होना चाहिए, G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ होना है, वन लाइनर फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ, याद होना चाहिए। ग्रे लिस्ट क्या होती है ये आपको जानना चाहिए। साथ ही अभी हमने चर्चा किया था, किस बात पर चर्चा किया था, देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी। शुरुआत हमने की थी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे पीएम मोदी को मिला। तो साइप्रस के शासनाध्यक्ष कौन है ये आपको याद करना चाहिए। और फिर एक बात और बहुत है, बड़ी बात है कि लगातार हमारे यहाँ अवैध बांग्लादेशी विदेशी नागरिक पकड़ा रहे हैं और डिटेंशन सेंटर नहीं खुलने से जांच कार्रवाई में तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप याद रखें, ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है और डिटेंशन सेंटर पर आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।